that is entitled as Grade is a Curse, right? तो हम देख रहे थे कि हम एक प्लॉट बनाने के बाद अच्छी स्टोरी को किस तरह से लिख सकते हैं। हमने ये एक प्लॉट ड्रॉ किया था जिसमें हमने कुछ बेसिक इवेंट्स को, बेसिक कैरेक्टर्स को मेंशन किया था कि क्या बेसिक कैरेक्टर्स हैं या क्या बेसिक इवेंट्स हैं। फर्स्ट हमारे पास 3 कैरेक्टर्स हैं जो 3 फ्रेंड्स थे, और फिर हमने उनकी सिचुएशन को मेंशन किया कि वो किस सिचुएशन में रह रहे थे या फिर उनकी नेचर क्या थी, उनकी सोशियो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट्स क्या थी। हम इसको मेंशन करते हैं ना अपनी स्टोरी में अपने कैरेक्टर्स के पर्सपेक्टिव से। तो हमने वो मेंशन किया था कि वो किसी विलेज में रहते थे, और फर्स्ट सिचुएशन मैंने आपको दी थी कि या तो उनके सेटिंग आउट की ऑन अ जर्नी टुगेदर, कि वो एक साथ जो एक जर्नी पे आ रहे हैं, उसके लिए आपको जस्टिफिकेशन या रीजन तो देनी होगी ना। ऐसे तो नहीं आप कह सकते कि वो बैठे बैठे उठ के चल पड़े थे। तो उसके लिए आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि whether it was poverty that was the reason to convince them go out of their home, या फिर it was out of their adventurous spirits। आपके भी तो एडवेंचरस स्पिरिट्स होती होंगी ना। समटाइम्स आप बैठे हुए बोर फील कर रहे होते होंगे, आपकी समर वेकेशंस में आपके कुछ प्लान्स होते होंगे, तो वो जो प्लानिंग होती हैं वो आउट ऑफ एडवेंचर होती हैं, जो आपको कन्विंस करती हैं टू गो आउट समवेयर, to hang out with friends, to go with on a family trip to north। तो इस तरह की जो सारी प्लानिंग्स होती हैं, जो सारी रीजंस होती हैं जो आपको, जिनकी वजह से आप बाहर जाते हैं अपने घर से, बेशक वो आप अपने ही सिटी में हैंग आउट के लिए जा रहे हैं या फिर किसी और सिटी में जा रहे हैं, किसी और प्रोविंस में जा रहे हैं, तो वो आपकी एडवेंचरस स्पिरिट्स होती हैं, राइट। तो इनमें से कोई भी रीजन हो सकती है जिसकी वजह से वो बाहर गए हैं, वो आपने मेंशन करनी है। उसके बाद और साथ में हम ये मेंशन करते हैं कि वो कहाँ पर स्टे कर रहे थे, किस तरह के उनकी सर्कमस्टांसेस थी। ये हमने पॉइंट 2 में डिस्कस की थी सारी चीजें। फिर दे सेट आउट ऑन अ जर्नी टुगेदर। तो उसके बाद हमने इनके रिलेशनशिप को डिस्कस किया। हमने स्टार्ट में कहा था कि वो फास्ट फ्रेंड्स थे, लेकिन एक्चुअली अब हम यहाँ पर उनकी नेचर को मेंशन करेंगे कि उनकी नेचर कैसी थी, या वो इनसाइड हार्ट, डीप डाउन देयर हार्ट, वो किस तरह से एक दूसरे की फीलिंग करते थे। ऐसा होता है ना कि अपेरेंटली तो लोग बहुत अच्छे फ्रेंड्स लग रहे होते हैं, लेकिन एक्चुअली रियल में वो बहुत अच्छे फ्रेंड्स नहीं होते हैं। तो ये यहाँ पर हम उसी तरह की चीजें डिस्कस करते हैं। और जब हम अपेरेंटली देखते हैं, देखिए जब हम कहते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट, जो आप पेरेंट्स होती है उस पर ज्यादा रिलाई किया जाता है, तो वो इसलिए ऐसा होता है क्योंकि आपकी फर्स्ट इंप्रेशन जो होती है वो डिटरमिन की जाती है आपके अपेरेंस से। तो अगर अपेरेंटली आप अच्छे लग रहे हैं या कोई भी और अच्छा दिख रहा है, तो ये अज्यूम कर लिया जाता है कि वो इंसान अच्छा है, राइट। तो हम जब स्टोरी भी स्टार्ट करते हैं तो वहां पर हम पहले अपेरेंट डिस्क्रिप्शन देते हैं, जो सिर्फ जाहिरी तौर पे उनकी डिस्क्रिप्शन होती है। तो ये लोग भी जाहिरी तौर पर फ्रेंड्स हैं, लेकिन बाद जब हम जानने लगते हैं उस बारे में फर्दर डिटेल्स को डिस्क्लोज करते हैं। स्टोरी में भी यही पैटर्न फॉलो होता है। हमारे जो रीडर्स होते हैं वो पहले तो नहीं जानते थे हमारे कैरेक्टर्स को, राइट। वो आहिस्ता आहिस्ता हमारे कैरेक्टर को जानना शुरू होते हैं जब हमारी स्टोरी आगे प्रोसीड करती है। यही यहाँ पर भी हो रहा है कि हमने पहले बोल दिया कि वो फास्ट फ्रेंड्स थे क्योंकि वो बहुत अच्छा साथ में टाइम स्पेंड करते थे, उनकी सिचुएशंस एक जैसी थी और उनके प्लान्स भी एक जैसे होते थे। जो भी प्लानिंग करनी होती थी वो साथ मिलकर करते थे। ये देखिए एक प्लान हमारे सामने भी है कि they set out together for a journey, right? तो इस तरह से हमें आइडिया हो रहा है। आप भी अपने फ्रेंड्स के साथ प्लानिंग करते होंगे ना। तो जब हम ये सारी चीजें ऑब्जर्व करते हैं तो हमें अपेरेंटली ऐसा लगा कि वो बहुत अच्छे क्लोज फ्रेंड्स थे। पर हम जब स्टोरी में आगे चलते हैं, प्रोसीड करते हैं, तो हमें आइडिया हो जाता है कि वो बहुत अच्छे फ्रेंड्स नहीं थे। वो अपेरेंटली तो बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे, बट एक्चुअली they were selfish. They were not the type of friends who are the friends in need. ठीक है, जो ऐसे फ्रेंड्स होते हैं जिनको आप in the time of need कंसल्ट कर सकते हैं, ये इस तरह के फ्रेंड्स नहीं थे। क्या होता है? Apparently sincere थे, actually they were greedy and selfish. So while they were passing through a thick forest, on their way through a thick forest, जब वो एक जंगल से गुजर रहे थे तो वहां पर क्या होता है, they found
a bag full of gold coins. अब ये फिर पॉइंट में देखें हमने इस एक छोटे से 2 वर्ड्स के 2 फ्रेजेस को किस तरह से मेंशन किया है. Meanwhile, on their journey through a thick forest, they found a bag full of gold coins. अब देखें यहाँ पर तो हमने उनकी कोई फीलिंग्स ही नहीं लिखी हुई, हमने बताया ही नहीं है कि उनको गोल्ड कॉइन्स मिले तो उनकी कोई फीलिंग्स भी थी. आपको जब पॉकेट मनी मिलती है, जब आपको कुछ ऐसी चीज मिलती है जिस पर या आपके फेवरेट टॉयज बचपन में मिल जाते होंगे, या अब आपकी कोई फेवरेट गिफ्ट्स आपको मिल जाते हैं, आपके पेरेंट्स की तरफ से मिल जाते हैं, आपकी भी कोई ना कोई फीलिंग्स होती होंगी ना. इसी तरह अगर आपकी कुछ फेवरेट कोई ऐसी भी चीज थी जो खराब हो जाती है, तब भी आपकी कोई ना कोई फीलिंग्स होती है. The things you get, the things you lose, you feel in both of the situation, right? तो यहाँ पर उनकी भी कोई ना कोई फीलिंग्स होंगी जब उनको इतना ज्यादा एक ट्रेजर मिल गया है, वो भी सिचुएशन में जब उसको एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे. तो हमने यहाँ पर पैथोस को इंक्लूड करना है. पैथोस के बारे में हमने कल पढ़ा था ना कि वो फीलिंग्स होती हैं, वो इमोशंस होते हैं. तो जो फीलिंग्स, जो इमोशंस हमारे कैरेक्टर्स के होते हैं, हमने उन सबको यहाँ मेंशन करना है अपनी स्टोरी में. तो देखें उनको they found a bag full of gold coins. After that we are mentioning feelings, right? अब पेपर में आपने उनसे स्टोरी पॉइंट्स में नहीं लिखनी, ये मैं इसलिए पॉइंट्स में लिखती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हमने किस तरह से इन फ्रेजेस से पूरी की पूरी स्टोरी डिजाइन करनी है, राइट? तो फीलिंग्स में क्या, they were overwhelmed with joy, delight, हैप्पीनेस, एक्साइटमेंट भी कर सकते हैं. कोई भी जो आपको सूटेबल फीलिंग्स और इमोशंस लग रहे हैं वो आप यहाँ पर मेंशन करते हैं. ऑन फाइंडिंग दिस फॉर्चून, फॉर्चून का मतलब होता है कि समथिंग दैट इज रिलेटेड टू योर गुड लक. तो ये उनके लिए फॉर्चुनेट एक्सपीरियंस था ना, इसलिए हम इसको फॉर्चून बोल रहे हैं. ये एक खुशकिस्मती की इलामत थी, राइट? लेकिन हम ये आगे चल के देखेंगे कि ये कैसे एक ट्रबल इन डिस्गाइज, जैसे ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कहते हैं ना, तो हम ये देखेंगे कि ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज नहीं थी, ये ट्रबल इन डिस्गाइज थी. ये हमको एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन की तरफ ले जाएगी. तो नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं. They sat beneath a shady tree to relax and determine the amount of wealth they received. अब देखिए हमने 5th पॉइंट में देखा था कि इनको वो सारी जो वेल्थ थी वो गोल्ड कॉइन्स थे वो मिल गए थे, लेकिन हमने राइट आफ्टर गेटिंग दैट वेल्थ हमने उसकी डिवीजन पर स्विच नहीं करना, हमने दरमियान में थोड़ा सा ट्रांजिशन भी प्रोवाइड करना है. तो ये एक मेजर एक्शन से दूसरे मेजर एक्शन तक की ट्रांजिशन हो रही है. हम वहां पर उनके एक्शंस को, उनके माइनर एक्शंस को, उनकी फीलिंग्स को ट्राई कर रहे हैं. अब ये फीलिंग्स तो नॉर्मल थी ना, अगर किसी को भी इतनी वेल्थ मिलती तो वो ये फील कर लेता. इसी तरह से फिर क्या करते हैं वो लोग, they sat beneath a shady tree to relax and determine the amount of wealth they received. तो उन्होंने उसको डिवाइड करने से पहले उसको डिटरमिन करने का प्लान किया कि वो डिटरमिन कर लेते हैं कि वो जो अमाउंट मिली है वो कितनी होगी, और उन्होंने साथ में सोचा कि वो थोड़ा सा रिलैक्स. So coming towards point 7. अच्छा, पॉइंट 7 पर हम आते हैं अपने नेक्स्ट मेजर एक्शन पर कि उन्होंने प्लान क्या किया, टू डिवाइड द वेल्थ इक्वली अमंग देमसेल्व्स. तो यहाँ पर देखते हैं कि हमने पॉइंट 8 को किस तरह से डिस्कस करना है. दे रिजॉल्व्ड टू डिवाइड ऑल द गोल्ड कॉइन्स इक्वली अमंग देमसेल्व्स. ठीक है, तो हमने ये देखा कि वो इक्वल डिवीजन पर आ रहे हैं. अब जब उन्होंने वेल्थ को काउंट कर ली, उन्होंने थोड़ा सा रिलैक्स भी कर लिया फील, तो अब वो आ रहे हैं कि हम इस वेल्थ को यूज कैसे करेंगे, हम इन सारे गोल्ड कॉइन्स को यूज कैसे करेंगे. तो वो क्या करते हैं, वो ये प्लान करते हैं कि हम इसको इक्वली डिवाइड कर लेंगे हम तीनों में. तो लेकिन उनकी रेजोल्यूशन थी कि इक्वली डिवाइड कर लें, अनलेस द स्ट्रॉन्ग एंड विशियस टेम्पटेशंस ऑफ ग्रीड ओवरकेम देयर रेजोल्यूशन टू डू जस्टिस. अच्छा, अब होता है क्या, ये रेजोल्यूशन तो ये होता है, ये उनकी जो ह्यूमन बीइंग की गुड फीलिंग्स होती है ना, जो गुड इंटेंशंस होती हैं, पॉजिटिव इंटेंशंस होती हैं, ह्यूमनिस्टिक इंटेंशंस होती हैं, दे आर वर्क हियर. जब वो जस्टिस की बात करते हैं,
वो डोमिनेट करती हैं। गुड और पॉजिटिव, पॉजिटिव एक्शंस को देखते हैं या पॉजिटिव इंटेंशंस को देखते हैं तो हम ये कहते हैं कि positive forces are at work. Goodness that is lying in the heart of human beings is at work. जब हम नेगेटिव फोर्सेस को या नेगेटिव थॉट्स को, नेगेटिव इंटेंशंस को डोमिनेट करता हुआ देखते हैं तो हम कहते हैं कि the vicious, the bad forces are at work. The badness in human is at work. Right? करी होती है। तो हमने क्या देखा कि पहले वो अपने जो कर्टियस या ह्यूमनिस्टिक प्लान्स हैं उनको रिजॉल्व करते हैं, उनको प्लान करते हैं कि वो डिवाइड करेंगे गोल्ड कॉइन्स को इक्वली अमंग देमसेल्व्स। बट व्हाट हैपेंस, strong and vicious actions of greed overcame their resolution to do justice. कि उनका ये रेजोल्यूशन था, लेकिन फिर जो विशियस और ठीक है, तो कोई ऐसे तो जो टेम्पटेशन थी ग्रीड की वो स्ट्रॉन्ग भी थी, विशियस भी थी। विशियस मीन्स something bad, something pertaining to vices. Vices क्या होते हैं? Sins होते हैं। तो strong and vicious temptation of greed overcame their resolution to do justice. अब यहाँ पर क्या हो रहा है? जो उनके गुड सेल्स थे और जो उनके बैड सेल्स थे वो एक दूसरे से एट वॉर है, कॉन्ट्रडिक्शन पर है। ऐसे ही होता है ह्यूमन बीइंग्स के अंदर, जो पॉजिटिव फोर्सेस होती हैं या जो फोर्सेस ऑफ गुडनेस होती हैं और जो फोर्सेस ऑफ बैडनेस होती हैं वो क्या कर रही होती हैं, वो एक दूसरे से अगेंस्ट एक्ट कर रही होती हैं और फिर उन दोनों की कोशिश होती है कि वो डोमिनेट करें। यहाँ पर क्या केस हो रहा है, जो बैड फोर्सेस थी, जो विशियस इंटेंशंस थी, उन्होंने डोमिनेट किया। कैसे? टेम्पटेशंस ऑफ ग्रीड ने डोमिनेट किया। टेम्पटेशंस ऑफ ग्रीड ने उनके जो जस्टिस का रेजोल्यूशन था उसको ओवरकम कर लिया है। तो क्या होता है, जब उनकी वाइसेस, उनकी विशियस इंटेंशंस ने उनके गुड इंटेंशंस को ओवरकम किया तो फिर वो सब जो थे उन्होंने ये सोचना शुरू कर दिया कि सारी सेरिबल्स उनको खुद रख लेनी चाहिए इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग इट विद अदर फेलोज। तो उन सब ने ये सोचना शुरू किया कि ऑल ऑफ देम शुड हैव ऑल द वेल्थ, right? Each friend of them thought that he should be the only possessor of all the wealth. तो इन सब के लिए जब हम collectively लिखते हैं तो हम इस तरह से लिख लेते हैं कि all of them wanted to be the sole possessor, the only possessor of all the wealth. Without sharing it with other fellows. अब देखिए वो ये नहीं चाहते, उनमें से तीनों फ्रेंड्स में से कोई एक भी ये नहीं चाहता कि वो उस वेल्थ को बाकी फ्रेंड्स के साथ डिवाइड कर ले। ठीक है, तो फिर इन द एंड क्या होगा? तो उसके बाद हम थोड़ा से एक ट्रांजिशन लेकर आ रहे हैं। दे स्टार्टेड फीलिंग हंग्री एंड थॉट टू हैव समथिंग टू ईट व्हाइल दे वर टेकिंग रेस्ट। अब देखिए हम लोगों ने वो जो नेक्स्ट एक्शन लेकर आना है, मेजर एक्शन, जो हमारा यहाँ पॉइजनिंग फूड है, उसके लिए थोड़ी सी ट्रांजिशन तो चाहिए ना। इस पर्सन को फूड को पॉइजन करने के लिए कोई लॉजिकल रीजन तो चाहिए। हमने कल ये बात डिस्कस की थी कि हम हर एक इवेंट को दूसरे इवेंट्स के साथ लॉजिकल कनेक्टिविटी में देखते हैं, तो हम वो लॉजिकल कनेक्टिविटी क्रिएट करने की यहाँ कोशिश कर रहे हैं कि उनकी जो रेजोल्यूशन थी और उसके साथ साथ उनके हार्ट में जो टेम्पटेशंस आ रही थी ग्रीड की, तो वो उनको डिस्कस कर लिया हमने 7 और 8 पॉइंट। अब यहाँ पर आते हैं, दे स्टार्टेड फीलिंग हंग्री, क्योंकि उनको काफी टाइम हो गया था ट्रैवल करते हुए, उसके बाद उन्होंने रेस्ट भी कर लिया था, साथ में उनके पास एक बड़ी फॉर्चून भी आ गई थी। ठीक है, दे वर गोइंग टू बी रिच, तो उसके बाद उनका थोड़ा सा स्पेंडथ्रिफ्ट होना तो बनता भी था। तो
उन्होंने क्या किया, they thought to have something to eat while they were taking rest. उन्होंने सोचा कि जब तक रेस्ट कर रहे हैं हम थोड़ा सा खाना वगैरह खा लेते हैं. चले नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं. Therefore they asked one of the fellows to bring food from the nearby town's market. तो वो उनमें से एक फ्रेंड को कहते हैं कि ऐसा करो कि जाओ जो साथ वाले टाउन की मार्केट है ना वहां से फूड ले आओ हम सबके लिए. तो वो जो फ्रेंड था उसको भी चांस चाहिए था, राइट. ही टू वाज इन सर्च ऑफ अ चांस कि वो किस तरह से बाकी फ्रेंड्स से जान छुड़ाए. ही वांटेड टू गेट रिड ऑफ द एंड बी द सोल ओनर ऑफ द वेल्थ. तो वो क्या करते हैं, the fellow who went to bring food for others mixed poison in the food and why did he mix poison in the food? To get rid of other two fellows and take all the wealth, all the gold coins. तो ये उसकी मोटिव से, ये उसकी रीजन थी कि जिसकी वजह से उसने उसमें जो उनकी बाकी फ्रेंड्स की फूड थी उसको पॉइजन कर दिया, राइट. उसके बाद अब हम आगे चलते हैं अपने 10th पॉइंट पर. 10th पॉइंट क्या है, कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट हिम बाय अदर टू फेलोज. कॉन्स्पिरेसी को हमने कल डिस्कस किया था. कॉन्स्पिरेसी क्या होती है, when you are planning something that is going to harm a fellow, right. जब किसी भी इंसान के अगेंस्ट कोई प्लानिंग की जा रही होती है, जब भी उसको नुकसान पहुंचाने के लिए कोई प्लानिंग की जा रही होती है तो हम उसको कॉन्स्पिरेसी कहते हैं. तो जो बाकी दो फेलोज थे जो इकट्ठा स्टे किया हुआ था उन्होंने वो क्या करते हैं, वो कॉन्स्पायर करते हैं अगेंस्ट हिम कि किस तरह से उसको उससे हम जान छुड़ा सके. ठीक है, इसको भी हम अपनी स्टोरी में ऐड करते हैं. The two fellows who were left behind in the forest against him as well. They planned to beat him to death for a lame reason in order to get rid of him and divide gold into two parts only, two shares only. यहाँ पर हमने इस कॉन्स्पिरेसी की डिस्क्रिप्शन ले ली है. कॉन्स्पिरेसी क्या थी, द टू फेलोज. अच्छा, कॉन्स्पायर किसने किया था, हमने ये भी तो मेंशन करना है. that the two fellows who were left behind in the forest, ठीक है,
उन्होंने क्या किया, they started conspiring against him as well. अब him कौन है, ये वाला fellow, right, जिसने जो फूड लेने के लिए गया। तो जो बाकी दो रह गए थे उन्होंने उसके अगेंस्ट भी कॉन्स्पायर किया। यहाँ पर हम टिट फॉर टैट वाला मैक्सिम जो है उसको एट वर्क देखते हैं कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। अगर वो खुद किसी के लिए बैड इंटेंशन करता है तो उसके लिए भी वैसी रखी जाए। He is intending to kill the other two fellows, तो बाकी भी उसको इंटेंशन करते हैं, right? So you see the other two friends started conspiring against him as well. वो क्या प्लान करते हैं? They planned to beat him to death for a lame reason. अब वो कोई एक lame सी reason ढूंढते हैं। Lame means not something that is not at all worthy नहीं है। तो वो उस चीज को to other him started beating him and killed him. ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो किलिंग का एक्शन है वो आ रहा है कि जो जिसने पहले प्लान किया था, जिसने पहले एक बैड इंटेंशन रखी थी, उसके साथ क्या हुआ? The other two fellows killed him. Then what happened? Getting rid of that one fellow, they started eating their meal as they were very hungry. अब देखें, उन्होंने एक पर्सन से तो उन्होंने जान छुड़वा ली। इसका मतलब उन्होंने अपने शेयर्स को ज्यादा कर लिया, राइट? तो जो गोल्ड कॉइन्स थे ये 3 शेयर्स में डिवाइड होने थे, अब वो 2 में डिवाइड हुए। तो इसके बाद उन्होंने रैट्स फीड किया एंड दे स्टार्टेड ईटिंग देयर मील बिकॉज़ दे वर ऑलरेडी हंग्री। और अब उन्होंने अपना एक प्लान जो है उसको एग्जीक्यूट भी कर लिया है, एक प्लान मटेरियलाइज कर दिया है, राइट? तो इसके बाद अब वो चल रहे हैं अपने मील की तरफ, लेकिन उनको नहीं पता कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन टू देम। सो as soon as they finished eating, the poison in it
started working. वो जो फूड था वो पॉइजन था, लेकिन उनको नहीं पता था कि फूड पॉइजन है, राइट? उनको नहीं पता था कि द वे दे आर गोइंग टू हार्म वन फेलो, तो वो खुद भी इस तरह से हार्म हो सकते हैं. So the poison didn't started working. They fell unconscious on the ground. तो अब देखिए what happens after eating poison food. They fell unconscious on the grassy ground of forest and died. यहाँ पर हम अपना लास्ट पॉइंट देख रहे हैं, death of all the pharaohs, right? तो इस तरह से हमारी जो स्टोरी है ये it reaches to a tragic ending. हम ये कहते हैं कि हमारी स्टोरी जो है it is ending on a tragic note, on a tragic event, on a tragic incident. और हम अपना जो मोरल है इस स्टोरी से जो हम सीखते हैं वो इन्फर करते हैं इन द एंड कि greed is a curse. ठीक है, अच्छा अब एक और भी कि अगर आपने इस मॉरल लेसन को अपनी स्टोरी के एंड पर लिख दिया है, उसके बाद आप बिल्कुल एक या दो लाइंस की जस्टिफिकेशन देना चाहें तो वो आप दे सकते हैं कि इफ दे हैवंट बीन ग्रीडी, and had divided all the wealth equally among themselves, they might start living a fortunate and luxurious life. राइट? तो हमने एक सजेशन यहाँ पर दे दी है जिससे हमारा मॉरल लेसन प्रूव भी हो रहा है कि अगर वो ग्रीडी ना होते, अगर वो ग्रीड की टेम्पटेशंस में नहीं आते, तो फिर क्या सिचुएशन होती है? सिचुएशन थोड़ी सी बेहतर होती. If they had not been greedy and had divided all the wealth equally among themselves, अगर वो सारी वेल्थ को एक दूसरे में इक्वल डिवाइड कर लेते तो फिर अब शायद वो एक फॉर्चुनेट, एक बेहतर और अच्छी लाइफ में रह रहे होते, राइट? तो दिस वाज अबाउट आवर स्टोरी. अच्छा, कुछ टेक्निक्स पे आ जाते हैं जो आज के लेक्चर में हम यूज किए हैं. देखिए ये हमारे पोस्ट मार्टर्स हैं. मीनवाइल and unless, therefore, आपने इन छोटी चीजों को ख्याल रखना है कि जो आपके डिस्कोर्स मार्कर्स हैं ये आपके सेंटेंसेस में कनेक्टिविटी क्रिएट करते हैं. अगर आप डिस्कोर्स मार्कर्स
या इस तरह के जो वर्ड्स हैं जैसे मीनवाइल, अनलेस, और कल हम लोगों ने कुछ और भी वर्ड्स डिस्कस किए थे जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल। तो जब हम इन वर्ड्स को देखते हैं तो वी गेट द आइडिया कि हम सेंटेंसेस को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं। मीनवाइल, हमने मीनवाइल को पुराने वाले सेंटेंस से कनेक्ट किया, पुराने वाले इवेंट से कनेक्ट किया जो उनका इवेंट था जर्नी का, राइट। इसी तरह से अनलेस को देखें, अनलेस भी डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं हमें। ये पहले क्या था, उनकी जस्टिस की फीलिंग थी, डिवाइड ऑल द गोल्ड कॉइंस इक्वली, बट व्हाट हैपेंस देन, अनलेस। इसी तरह से कॉन्ट्रेरी, ऑन वन हैंड एंड ऑन द अदर हैंड, इस तरह के जितने भी वर्ड सेंटेंसेस में कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। आपने वर्ड्स को अपने सेंटेंसेस में बिल्कुल ठीक तरह से यूज करना है। जो राइटर है, आपकी जो स्टोरीज है या आप जो भी लिख रहे हैं, आप उसको अच्छे तरीके से कनेक्टेड वे में लिख सके। और हमारी स्टोरी की भी तो रिक्वायरमेंट होती है ना कि हमने लॉजिकल कनेक्टिविटी क्रिएट करनी होती है। हमने सेंटेंसेस को और इवेंट्स को आपस में रिलेट और कनेक्ट करना होता है। तो जब आप डिस्कोर्स मार्कर्स को, ये जो हमारे पास कनेक्टिंग डिवाइसेस होते हैं, देयरफॉर, एज सुन एज, इन सब वर्ड्स को अगर आप अच्छे तरीके से अप्रोप्रिएटली यूज करेंगे जहां पर उनकी जिस तरह से रिक्वायरमेंट है, तो फिर आप अपनी राइटिंग को बेहतर कर सकते हैं। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेस क्लास। आपने क्या करना है, आपने इस स्टोरी को एक दफा रीड करके, इसको देखे बगैर एक और स्टोरी लिखनी है इसी मोरल लेसन पे, रीड एज अकर्स। लेकिन उसमें आपने डिस्कोर्स मार्कर्स जो यूज किए होंगे ना, उनको हाईलाइट करना है। और उसके अलावा आपने जिस जिस तरह से भी कनेक्टिविटी रखी होगी ना, उसको आपने थोड़ा सा एंड पर डिस्क्राइब करना है कि आपने जो इवेंट्स हैं उनको आपस में रिलेट किया या नहीं किया, सेंटेंसेस को आपस में रिलेट किया या नहीं किया। और जैसे तो मैंने अंडरलाइन किया है ना, मीनवाइल को अंडरलाइन किया हुआ है, अनलेस भी अंडरलाइन है, देयरफॉर भी अंडरलाइन है। तो इस तरह आप लोगों ने भी अपने जो कनेक्टिंग वर्ड्स होंगे उनको अंडरलाइन करना है। ओके, टेक केयर, अल्लाह।